So we'll start with our inorganic mechanism. ठीक है जी, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको कुछ पता होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला वो आपको एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, वो आपको एज इट इज़ जो है याद रखनी है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगी बहुत सारी चीज़ों में, रिएक्शंस को करने में। अब सबसे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो जाएगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन और फिर मेटल्स। ये क्या है? हमारी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज है जो हमारे ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेगा। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है जी? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो राइट साइड पे लिखा जाएगा। जैसे हमने Na और Cl लिखा, NaCl लिखा, हमने यहाँ पे क्या किया, NaBrI लिखा, या NaBrI नहीं, CaBrI लिखा और CaIBr लिखा। इन दोनों में से कौन से वाला सही है, ए वाला या बी वाला? विच इज करेक्ट वन, ए और बी? कौन सा करेक्ट है? हाँ, ए जो है वो हमारा करेक्ट है, राइट। ब्रोमीन और आयोडीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी मैंने क्या बोला आपको? तो बी वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होएगा। क्लियर हुआ जी? ध्यान रखिएगा। अब हमने कुछ ऐसा ही लिखा NaKSO4 और एक लिखा हमने KNaSO4। इन दोनों में से कौन सा सही है हमारा? B इज करेक्ट, A एंड B। कौन सा सही है बेटा? A। ओके, एक चीज समझते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सोडियम, यहाँ पे लिथियम आ गया, फिर सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया एंड फ्रेंसियम आ गया। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है? साइज इंक्रीज करता है। When we move from top to bottom, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है। सिर्फ एक साइज है जो अलग चलता है, अदरवाइज से बाकी सारी चीजें जो है सिमिलर रहती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? नहीं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। ठीक है, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी, कोई एनर्जी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम जब हम डी ब्लॉक करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे तो वहां पे हमें यूज होएगा। ये हमें उसमें निकालना है, जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही निकालेंगे। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। उसके बाद एक आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एनर्जी गेन कौन गेन करता है? नॉन मेटल्स। क्लियर है जी? समझ आ गया? ओके। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी सुन लीजिएगा भाई बहन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर कोई एक्सेप्शन है यहाँ पे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम पूरा पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई एक्सेप्शंस आते हैं? क्या एक्सेप्शंस आते हैं? बिल्कुल, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। लिखते रहिएगा भाई, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद यूज होंगे। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो ट्रेंड भी दिखाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, क्लियर है?
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन is less than electron gain enthalpy of sulfur. Electron gain enthalpy of fluorine is less than electron gain enthalpy of chlorine. Right? अब ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा था कि हाफ फील्ड था, नाइट्रोजन में हाफ फील्ड था, मतलब 2s2 2p3 था, p जो ऑर्बिटल था वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड था, इसीलिए ज्यादा एनर्जी लग रही थी। और यहाँ पे 2s2 2p4 था, तो यहाँ पे एनर्जी जो है हमारी कम लग रही थी। क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर, ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ oxygen and fluorine, there is large electron crowding causing repulsion for incoming इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो रिपल्शंस क्रिएट कर रहे थे, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस as compared to sulfur and oxygen. Electron gain enthalpy of fluorine is less than electron gain enthalpy of chlorine. ये चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद एक चीज और लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मतलब ग्रुप 18 के लिए, ग्रुप 18 इज पॉजिटिव, मतलब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड to make noble gases gain electron, ठीक है। हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें, दैट्स वाई उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। क्लियर हो गया जी। एक और एक्सेप्शन यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 जो है वो नेगेटिव रहेगी और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 है वो हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है। एक और चीज आती है आयन इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। ये कुछ चीजें नोट करते रहिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चले जी आगे। ये सभी में होएगा, ये आप ऑक्सीजन का निकालोगे, सल्फर का निकालोगे, जहां पे सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ऑक्सीजन जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो उसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, बट जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए लिख लीजिए, हो गया ये। कौन सी ग्रुप वाले लिए? 3 वाले लिए सभी के लिए होता बेटा, सारे ग्रुप्स के लिए, ठीक है। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो उसने गेन कर लिया, अब सेकंड नहीं करेगा ना। अब एक चीज समझो, एक चीज एक स्पीशीज है, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अब उसे एक और नेगेटिव दोगे, क्या करेगा वो? नहीं लेगा, तो रिपल्शंस होंगी, तो इसी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा एनर्जी देके ही हम उसे करा सकते हैं। फाइन, क्लियर है जी। चलिए, कुछ रह गया तो मैं बीच में भी बताता जाऊंगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ आयंस के बारे में बात करेंगे। कुछ आयंस जो हैं वो आपको शायद क्लियर होंगे, बहुत सारे लोगों को, वो एक बार देख लेते हैं। मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाइएगा, ठीक है, कौन सा आयन कौन से वाला है। SO4-2 कौन सा आयन होता है? या बताओ भाइयों। इट इज सल्फेट, इतना टाइम नहीं है यार। CO3-2 कार्बोनेट, SO3-2 हाँ सल्फाइड, S-2
सल्फाइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, N-3 नाइट्राइड। ठीक है जी। उसके बाद C-4 कार्बाइड, P-3 फॉस्फाइड। क्लियर है जी। HS माइनस बी सल्फाइड है, एक H लगा देते तो हम क्या करते थे, चलो इसको इजी करता हूं मैं थोड़ा सा, HSO4 माइनस करते हैं तो क्या बनता है, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट या हम उसे बोलते हैं बाइसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन आ गया तो क्या आ जाएगा, बाय सल्फाइड, HSO3 माइनस क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। क्लियर है? उर्वित जी थोड़ा मुश्किल लग रहा नहीं? ओके, अब मैं जो पॉइंट्स लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। नाइट्राइड gives ammonia with water। ठीक है, नाइट्राइड gives ammonia with water। Na3N सोडियम नाइट्राइड था, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये क्या देगा हमें, NaOH प्लस NH3। ठीक है जी। कोई भी मेटल नाइट्राइड रहेगा उसका वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो वो हमेशा अमोनिया गैस जो है रिलीज करेगा, ये पक्का है। ALN प्लस H2O एल्यूमिनियम नाइट्राइड था, इसका आपने रिएक्शन किया, ये AlOH होल्ट्राइज देगा और साथ में अमोनिया देगा। ठीक है, कोई भी मेटल नाइट्राइड रहेगा वो हमेशा होता है। क्लियर है? उसके बाद सल्फाइड गिव्स H2S with वाटर। हमने सोडियम सल्फाइड लिया, इसका आपने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये H2S देगा और NaOH देगा, ये फिक्स है। आपको रिएक्शन कंप्लीट करना हो तो सिंपल, सल्फाइड दिया हुआ है आपने उसके साथ रिएक्शन कर दिया, यहाँ पे हमें कैल्शियम सल्फाइड दिया उसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये क्या देगा, CaOH वोल्टवाइज प्लस H2S। फिक्स है ये। Right? Phosphide gives PH3 with water। फॉस्फीन गैस की प्रिपरेशन, यहाँ पे पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फॉस्फीन आएगा, PH3 उसी का एक कंपाउंड है तो PH3 की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे हमने Na3P ले लिया, उसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये PH3 बना के देगा और NaOH बना के देगा। राइट? ये फिक्स है, इसमें हमें कुछ एडिशन या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? उसके बाद एक चीज आती है कार्बाइड, गिव्स हाइड्रोकार्बन विद वाटर, ये भी फिक्स है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एस ब्लॉक जो है हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। ठीक है, तो कार्बाइड वाले जो है कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं जो वो हमें देते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, इनके सिंपल सी बात करेंगे। अगर हम ग्रुप 2 के कार्बाइड्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 कार्बाइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम गिव्स एल्काइन्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ग्रुप 2 कार्बाइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम जो रहेगा वहां पे, बाकी कौन कौन से है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक छोड़ दिया हमने बेरिलियम।
बेरिलियम जो है, बेरिलियम का बेरिलियम Be2C अगर आप लोगे तो वो क्या बना के देगा हमें, मिथेन बना के देगा, और साथ में BeOH होल ट्वाइस। यहां पे हमने क्या किया, लेट्स से एक कैल्शियम कार्बाइड लिया, CaC2 प्लस वाटर गिव्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH होल ट्वाइस। अब भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, यहां पे Be2C है, इस Be2C को अगर मैं वाटर के साथ, मतलब पहले तो हम ये चीज समझते हैं ये कंपाउंड बना कैसे हुआ है ना, ये चीज समझते हैं। अब बेरिलियम के पास मुझे मालूम है +2 चार्ज हमेशा रहता है क्योंकि वो ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। अब कार्बन, अब यहाँ पे अगर +2 चार्ज है तो कार्बन पे कितना चार्ज होना चाहिए ताकि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होए, -4, राइट। तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, इसका चार्ज यहाँ पे, इसका चार्ज यहाँ पे, Be2C जो है हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद हमने एक और कंपाउंड लिया था CaC2, तो Ca+2 तो मेरा फिक्स हो गया क्योंकि वो तो ग्रुप 2 का है। जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है वो तो हमेशा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +2। तो यहाँ पे कार्बन कौन सी वैलेंसी दिखा रहा होगा, हाँ कार्बन -2 तो दिखाएगा नहीं, हमने वैलेंसी तो पूरी करेगा ना। तो क्या होएगा यहाँ पे, अगर कार्बन -2 दिखाएगा तो CaC2 CaC बनना चाहिए था, तो फॉर्मूला तो ये नहीं है। हाँ -1 तो फिर वो अपनी 4 वैलेंसी कैसे पूरी करेगा, तो उसने अपनी जो है ना, एक और ले लेता हूँ, C2-2 ले लो, ऐसे पॉसिबल है। इसका चार्ज इसके पैर में चला गया, इसके पैर में इसमें चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, CaC2 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक स्पीशीज बना, ध्यान दीजिएगा बेटा, C2-2। अब कोई एक ऐसी स्पीशीज बताइए जिसके अंदर 2 कार्बन होंगे और उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज रहेंगे, या इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जोड़ दूं तो कोई कंपाउंड बनेगा ताकि माइनस चार्ज को जो है, जो माइनस है वो फुलफिल हो सके। तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं C2H2, C2H2 कोई कंपाउंड बनता है, क्या होता है, एथाइन, एल्काइन। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, C2H2 मैंने यहीं पे किया था, ये क्या बना है बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हुआ। अब एक और रिएक्शन मैं ले रहा हूं यहां पे, Mg2C3। हमने यहां पे ले लिया Mg2C3, इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बनना चाहिए, एक तो बन गया भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे Mg तो क्या रहेगा, Mg+2 रहेगा क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अब कार्बन क्या रहेगा यहाँ पे, कैसे बनेगा ये, सेटिस्फाई कैसे होएगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। Mg तो पक्का है, ये +2 ही रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर मुझे ये सेटिस्फाई करना है तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, C3 तो एज इट इज रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -4, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ Mg2C3 आ जाएगा। अब जब कार्बन के पास मतलब 3 कार्बन है और 4 माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को खत्म करने के लिए मैं उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, कितने हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ, 4। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बना C3H4। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, CnH2n-2। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 तो यहाँ पे 6 - 2 कितना होता है, 4। तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मतलब ये एक एल्काइन है, तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्रोपाइन। समझ आया भाई बहनों। एक चीज मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी थी कि ग्रुप 2 कार्बाइड एक्सेप्ट बेरिलियम गिव्स एल्काइन ऑन हाइड्रोलिसिस, याद रहेगा।
अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो सिंपली याद रखिएगा, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे जो कार्बन ग्रुप 2 के कार्बाइड्स हैं वो हमें एल्काइंस प्रोड्यूस करके देंगे। समझ आ गया? क्लियर है? भाई क्लियर है? 2 की पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ऑल क्यूप्रिक सॉल्ट्स, ऑल क्यूप्रिक सॉल्ट, क्योंकि ये हमारा डी&एफ का है तो आप लोगों ने वहां पे देखा भी है। ऑल क्यूप्रिक सॉल्ट्स, क्यूप्रिक मतलब कॉपर, कॉपर का सॉल्ट होगा, कॉपर +1 होएगा या कॉपर +2 होएगा? कॉपर एक क्यूप्रस होता है, क्यूप्रिक होता है, बताता हूं। जब भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो हम अस यूज करते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होगा तो हम लोग इक यूज करते हैं। तो क्यूप्रिक मैंने बोला तो क्यूप्रिक में Cu+2 सॉल्ट्स, ठीक है जी। Cu, all cupric salts on heating becomes white. All cupric salts on heating becomes white and on cooling becomes blue. Salts of cadmium, which is not a transition element, है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी हमने पढ़ा था। Salts of cadmium becomes red or black. Salts of cadmium becomes red or black on heating and on cooling becomes blue. क्लियर है? ओके अब उसके बाद हम कुछ फेमस गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फेमस गैसेस में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, उसमें से काफ़ी चीज़ें स्किप हुई होंगी। स्किप इसलिए होंगी क्योंकि वो एस ब्लॉक वाला पार्ट है, एस ब्लॉक वाला पार्ट अभी सिलेबस में नहीं है, तो उस चीज़ को मैं वहाँ से स्किप करते हुए चले जाऊँगा। कुछ फेमस गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो ब्राउन कलर की हमारे पास 2 गैसेज होती हैं और ये हमारे पी ब्लॉक में यूज होएगा, तो इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ब्राउन कलर की 2 गैसेज है हमारे पास, एक ब्रोमीन है, एक NO2 है, एक NO2 है और एक दूसरी गैस क्या है हमारी Br2। क्लियर हुआ? अब ब्राउन कलर की 2 गैसेज हो गई। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? NO2 और Br2। अब NO2 को कैसे समझाया जाए? NO2 को और Br2 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो NO2 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों, दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। ये एक ऐसी गैस है जो हमें ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस के बारे में डिस्कशन कराता है, सॉरी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। आप लोगों ने ये लैब में भी किया हुआ, किया था। आयरन का एक कंपाउंड लिया था, उसको ऐसे टिल्ट करके आप ड्रॉप वाइज H2SO4 डाल रहे थे और जहां पे वो मिल रहा था तो वहां पे एक ब्राउन कलर की रिंग बन गया था, जो हमें कंफर्म कर रहा था प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। लैब में कराया जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या है भैया? हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट है। एक और गैस है जो ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, विच इज कलरलेस। ब्राउन रिंग टेस्ट कौन दे रहा है? NO2 दे रहा है। वन मोर गैस which is colorless also gave brown ring test। कौन सा है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी एक गैस है जो हमारी ब्राउन रिंग टेस्ट देती है, ठीक है। पी ब्लॉक का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउन रिंग टेस्ट। क्लियर हो गया जी?
अब उसके बाद अब ये ब्राउन रिंग टेस्ट, जब आपने वो कंपाउंड बनाया हुआ, रिएक्शन जब आप कर रहे थे वहां पे ब्राउन रिंग बना था, तो उस ब्राउन रिंग का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था? FeH2O5NO SO4। दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। और जब आपने इस फॉर्मूला को यहाँ पे सेटिस्फाई किया, ये हो गया, बन गया, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने गए तो यहाँ पे आयरन जो है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? जब आप इसको आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगा हमारा? हाँ, +1 आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद दो नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड्स हैं विच आर कलर्ड गैसेस, बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं? हमारे कलरलेस हैं। 2 गैसेस कौन कौन सी हैं कलर्ड जो हैं? एक तो NO2 है और एक क्या है? हमारी N2O3 है। ये हमारी ब्राउन कलर की गैस होती है और जो N2O3 है वो हमारी ब्लू कलर की गैस होती है। अगर आप यहाँ पे बाकी ऑक्साइड्स को लिखोगे N2O, NO, N2O4 भी कलरलेस हो जाती है, N2O5 भी जो है कलरलेस है। अब ये N2O3 कैसे बनी होगी? हमारी मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस है। ये कौन कौन सा है? NO प्लस NO2। NO और NO2 का एडिशन जब हम करेंगे तब हमारी ये N2O3 जो है फॉर्म हो जाती है। क्लियर है? ओके। अब उसके बाद ये कलरलेस हो गया। एक और चीज आती है कि NO2, वो बोलता है कि भैया NO2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर गैस, बट N2O4 जो है वो डाइमर बना हुआ है, ये कलरलेस है। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे N2O4 था, ऐसे बना दिया NO2। ये आपने टेम्परेचर 298 केल्विन है और ये टेम्परेचर 273 केल्विन है। 298 केल्विन पे ये ब्राउन कलर की गैस है और जब आपने उसे ठंडा कर दिया तो वो क्या हो गया? कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। वाई? डायमर फॉर्मेशन हुआ। अब डायमर फॉर्मेशन से क्या हो गया? ओके, हमने डी एंड एफ करा था। डी एंड एफ में हमने एक चीज पढ़ी थी, कोई भी चीज अगर कलर्ड है वो कलर्ड क्यों दिखा रहा है? कलर्स क्यों दिखाता था? कोई भी कंपाउंड कलर्ड क्यों दिखाता था? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है ना? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, मतलब इसके पास NO2 के पास भी क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, जैसे ही ये जुड़े तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? कुछ इस तरीके का इन्होंने क्या किया? एक एक अनपेयर्ड थे, इन्होंने बॉन्ड बना दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो इसी वजह से क्या हुआ? ये कलरलेस हो गई। यहाँ पे NO2 के पास क्या था? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दैट्स व्हाई इट इज ऑफ ब्राउन कलर गैस। समझ आ गया जी? क्लियर है? ओके। उसके बाद अब वो बोलता है कि एक गैस ऐसी बताओ जो वाइट फ्यूम्स देती है HCl के साथ। ये आपने लैब में किया। एक ऐसी गैस जिसकी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, कौन सी थी? बड़ी गंदी सी स्मेल होती है गैस, अमोनिया, है ना? बड़ी और उसकी हमने प्रेजेंस भी चेक किया था। हमने क्या किया था? जब हम उस गैस को HCl गैस के पास, HCl के थ्रू पास कर रहे थे, तो वहां से क्या हो रहा था? व्हाइट कलर के जो है फ्यूम्स बाहर निकल रहे। गैस विच गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विद HCl, तो वो गैस कौन सी है भैया? हमारी अमोनिया गैस है। ठीक है जी? पंजेंट स्मेल होती है उसकी। ठीक है, और ये ऐसा क्यों देती है? व्हाइट गिव्स व्हाइट फ्यूम विद HCl। HCl क्या होता है भैया? हमारा एसिडिक नेचर का होता है, और जो अमोनिया है वो किसकी होती है? बेसिक नेचर की होती है। तो व्हाइट कलर के जो फ्यूम्स निकल रहे होते हैं वो किसके होते हैं?
अमोनियम क्लोराइड के NH4Cl, व्हाइट कलर के फ्यूम्स जो हैं वो इसके बनेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद वो बोलता है कि कुछ हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। किसी को कंफ्यूजन है वो अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसा कोई मेरे जैसा है जो भूल जाता है कि यार कौन से वाले होते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, बट कुछ हमारे ऑक्साइड्स होते हैं विच आर न्यूट्रल। नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं हमारे न्यूट्रल हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2O, H2O, these are few oxides जो हमारे न्यूट्रल हैं, neither acidic nor basic। अब भैया आप ये मत बोलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनस होती है। पॉइजनस और एसिडिक बेसिक में बहुत फर्क है। CO इज न्यूट्रल, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है विच इज न्यूट्रल। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज है सॉल्ट्स ऑफ हापा। अगर हम सॉल्ट्स ऑफ हापा को डिस्कशन करते हैं, हापा क्या होता है? Hg, Ag, Pt, Au। ये कुछ मेटल्स होते हैं Hg, Ag, Pt, Au। इन मेटल ऑक्साइड्स को या मेटल कंपाउंड्स को, कोई भी मेटल कंपाउंड हो डजंट मैटर, अगर आप इन्हें हीट करते हो तो ये हमें प्योर मेटल देते हैं। क्या देते हैं भाइयों बहनों? प्योर मेटल दे देंगे। ठीक है, चाहे आप इनका नाइट्रेट लीजिए, नाइट्राइट लीजिए, कार्बोनेट लीजिए, सल्फेट लीजिए, कोई भी सॉल्ट लेंगे कोई भी कंपाउंड लेंगे, उसको हीट करोगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? हमें प्योर मेटल दे देंगे। लेट्स से भाई ने बोला था AgNO2, वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे आप इसे करोगे तो Ag2O प्लस NO2 दे देगा। AgNO3 ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे AgNO3 हो गया, नाइट्रेट आयन मिल गया। Ag2O को फर्दर हीट करोगे तो ये सिल्वर देगा और साथ में क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, जो लोग ये ज्वेलर्स वाले होते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, उस जो भी काली हुई होती है, जो चांदी काली हो जाती है, तो उसे वापस कर देते हैं। वो क्या करते हैं? उसे जस्ट मेल्ट करते हैं और उन्हें प्योर वापस हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वी हैव गैसेस व्हिच बर्न विद अ ब्लू फ्लेम। गैसेस व्हिच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। दो गैसेस होती हैं जो हमारी ब्लू फ्लेम के साथ जलती हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और दूसरी गैस कौन सी है? हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन होती है और कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद एक चीज लिखिएगा, पैरागैलोल नाम का एक कंपाउंड होता है, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी आया था। पैरागैलोल, पैरागैलोल जो है वो हमारा क्या करेगा? कैन एब्जॉर्ब O2। पैरागैलोल एक ऐसा कंपाउंड है, कैन एब्जॉर्ब O2, मतलब उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैरागैलोल का यूज करते हैं। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा दिखता है ये? यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है जी, क्लियर हो गई जी। और एक ब्लू कलर का लिक्विड होता है, कौन सी गैस है वो? O3। और वो टर्पेंटाइन ऑयल में डिसॉल्व कर जाती है। कौन सी गैस है? O3 गैस है। O3 गैस के लिए अगर वो पूछता है ओजोन के लिए, ठीक है, कौन सी गैस में वो डिसॉल्व, कौन से ऑयल में वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो कौन सी है? टर्पेंटाइन ऑयल। और वो अगर उसे हम ठंडा करते हैं और वो ब्लू कलर के लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो वो गैस कौन सी है? हमारी O3, ओजोन है। क्लियर हो गई जी। और ये क्या करते हैं कि OH का अगर आपने O3 के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये क्या बना के देगा आपको? KO3, पोटेशियम ओजोनाइड। और ये क्या होगा? हमारा ऑरेंज येलो कलर का कंपाउंड होगा, एंड इट इज एन ऑरेंज येलो कंपाउंड। क्लियर है जी। उसके बाद वो बोलता है कि दो गैसेस हैं जो हमारी
लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देते हैं, विच कन्वर्ट लाइम वाटर मिल्की। सर ये O3 वाला दोबारा से बताना, ब्लू कलर लिखा बेटा O3 के लिए, O3 एक गैस है ना, ओजोन एक गैस, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम यूवी रेज, है ना। और ये क्या होता है, अगर उसने पूछा कि कोई भी एक ऐसी गैस है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और वो उसके बाद आगे टेस्ट फर्दर बोलता है कि वो टर्पेंटाइन ऑयल में जो है डिजॉल्व करती है, और वो एक क्या करता है, डीप ब्लू कलर की गैस, लिक्विड की, जब वो उसमें डिसॉल्व होगा तब blue नहीं 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 नहीं, जब हम उसे लिक्विफाई कर देंगे तो। क्लियर हो? ओके, उसके बाद लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की दो गैसेस होती हैं जो लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट करती हैं, एक होती है टेम्परेरीली करेगी और एक जो है परमानेंटली करेगी। कौन सी गैस थी? एक बचपन में हमने किया था ना, लाइम वाटर लिया था, उसके अंदर हमने स्ट्रॉ लेके गुड़ करते थे, वो मिल्की हो जाता था। क्यों? कौन सी क्या होता था उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और वो थोड़ी देर बाद जाना कर देते थे तो वो प्रेसिपिटेट कर जाता था, CO2। एक और होती है परमानेंटली कर देती है, विच इज SO2, ठीक है। CO2 टेम्परेली कन्वर्ट करेगा लाइम वाटर मिल्की, और परमानेंटली जो है SO2 कर देगा। क्लियर हो गया? और अगर हम इसका K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बन जाएगा। तो भैया एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बन जाएगा, जिससे हमने कंफर्म किया कि इट हैज SO2 इन इट। क्लियर हो? पी ब्लॉक में SO2 के ऊपर बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। गैस विच मेक्स टेलिंग ऑफ मर्करी। ओके, अब ये मर्करी, टेलिंग ऑफ मर्करी क्यों कराया जाता है? वो जो मर्करी है भैया, वो हमारा क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है ना। अगर हमारे बॉडी के साथ टच में भी आता है तो हमें उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, राइट। तो अगर मुझे उसे ट्रेवल कराना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेलिंग ऑफ मर्करी कराते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी बीकर है उसकी साइड्स पे जाके चिपक जाता है। वो ऐसे एज अ रेंडमली जो है, जैसे किसी बीकर में रखा है, जैसे मैंने पानी रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे हिल रहा है तो वो हिलेगा नहीं। वो क्या करेगा, यहाँ पे बॉटल के अंदर ही, मतलब उसकी जो क्या है वॉल्स है उसके साथ जाके चिपक जाएगा, टेलिंग करनी शुरू कर देगा। क्लियर है? पानी भी करता है थोड़ी थोड़ी टेलिंग। जब उसे ट्रेवल कराना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम टेलिंग ऑफ मर्करी करते हैं। और टेलिंग ऑफ मर्करी से होता क्या है, उसका जो मेनिस्कस है वो चेंज हो जाता है। मेनिस्कस फिजिक्स में पढ़ा आपने, है ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, और अंदर की तरफ आ जाएगा उसे कनकेव हो जाएगा, तो वो कराते हैं। क्लियर है? गैस विच मेक्स टेलिंग ऑफ मर्करी, तो वो ओजोन गैस है, ठीक है। ग्रीनिश येलो ग्रीनिश येलो कलर की एक गैस है विच इज क्लोरीन, ठीक है जी। वॉयलेट कलर का है, वॉयलेट कलर की गैस है, वो कौन सा है भैया, हमारा I2 है, जो वो सब्लिमेट होएगा। क्लियर है जी। एक रेड ब्राउन कलर की रेड ब्राउन की गैस है, कौन सी है, CrO2Cl2। इसके साथ हमने एक रिएक्शन किया था ऑर्गेनिक में। कौन सी रिएक्शन थी? इटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड की, है ना। क्या किया था उसमें हमने? CHO बनाया था। CHO बनाया था, किससे? बेंजीन, टॉलिन से बना, मिथाइल बेंजीन से। सर वो कह रहे बेंजीन से लगाया। इसका हमने KOH के साथ रिएक्शन किया, ठीक है जी। तो ये येलो सोल्यूशन देगा। ये टेस्ट है भैया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए, और ये बना के देगा K2CrO4, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, Pb+2 के साथ इसका रिएक्शन कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो प्रेसिपिटेट में।
विच इज PbCrO4। क्लियर है, समझ आ गया। इसके बाद एक और चीज हम लोग बात करेंगे, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो चीजों में ये डिसॉल्व कर लेता है, दो गैसेस को ये डिसॉल्व कर लेता है। कौन कौन सी है? CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और SO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। दो गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को और SO2 को। क्लियर है जी। और वाटर जो है कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा? अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मेरा CuSO4 है, ये एनहाइड्रस में है, अभी हमने पढ़ा क्यूप्रस सॉल्ट्स ऑन हीटिंग आर कौन से कलर के थे? वाइट। अगर आपको इसने मॉइस्चर में रख दिया तो यहाँ पे CuSO4.5H2O बना के देगा, विच इज ऑफ ब्लू इन कलर। ठीक है जी, ब्लू कलर का हो जाएगा। कोई इनर्ट गैस बताओ, इनर्ट गैस। हाँ वो तो नोबल गैसेस है। नेम एन इनर्ट गैस। जब आप अपने लेज लेके आते हो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। बाय नाइट्रोजन ही क्यों डाली? आर्गन क्यों डाल दिया? हीलियम क्यों डाल दिया? हीलियम होते तो शायद उड़ जाते। वो एंटी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, दैट इज इनर्ट। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है एंड इट हैज हाई बॉन्ड एंथैल्पी। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो एनर्जी नहीं मिलती यहाँ पे, तो इसी वजह से क्या करेंगे? दैट इज एन इनर्ट गैस, इट एक्ट एज एन इनर्ट गैस। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अमोनिकल सॉल्ट, कोई नाइट्रोजन के अलावा कोई और है बट उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है। आप नियॉन भी यूज कर सकते हो बट उसको निकालने में बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी। नाइट्रोजन तो बहुत सारी प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, है ना? तो नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो आप खुद सोचो ना, आपने उर्वित ने एक कंपनी खोल दी, है ना? सपोज करो ये चिप्स बना रहे थे, है ना? अब वो क्या चाहेंगे? सपोज करो 20 रुपए का इनका है ना पूरा एक पैक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लेके आए, 15 रुपए में प्राइस लेके आए। क्या लगता है आपको अगर ये नियॉन निकालने लगे तो वहाँ पे कितनी एनर्जी लगा देंगे, है ना? पता लगा 20-50 रुपए तो नियॉन निकालने में निकल रही है, राइट? तो हर कोई इंडिया में क्या चाहता है? हर कोई चीज़ सस्ती मिले, है ना? हम लोग भी आईफोन कब खरीदते हैं? ओके, अमोनिकल सॉल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमोनिकल सॉल्ट से अगर हम अमोनिकल सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो वो नो रेजिड्यू देते हैं, कोई रेजिड्यू नहीं देते। सिर्फ एक ही सॉल्ट है जो हमारा अमोनियम सॉल्ट जो है, अमोनियम सॉल्ट लिखते हैं यहाँ पर, अमोनिकल नहीं, अमोनियम सॉल्ट। सिर्फ एक ही अमोनियम सॉल्ट है जो हमारा क्या करता है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो क्या देगा? रेजिड्यू देता है, NH3(Cr2O7, NH4(Cr2O7। इसे अगर आप हीट करोगे तो कैसे पता चलेगा? देखो ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, जो ये रिएक्शन करा रहा हूं मैं आपको, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमोनियम सॉल्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अमोनियम की। अभी मैं आपको थोड़ी देर में वो भी क्लियर कर दूंगा ये कौन सी चीज को किस सॉल्ट को अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा। अमोनियम के जो सॉल्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया NH4(Cr2O7। इसको देखो क्या करें हम लोग, N2H8Cr2O7 लिख सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन है जी इसमें? लिख सकते हैं। अमोनिकल सॉल्ट जब भी होएंगे ना तो उसमें से वाटर निकाल दो। मैक्सिमम वाटर कितने निकल सकते हैं यहाँ से? 4H2O, क्योंकि हाइड्रोजन 8 है तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब बचा क्या क्या हमारे पास? ये N2 बच गया और क्या बना? Cr2। ऑक्सीजन कितने बच गए? दैट्स इट सर, N2। क्लियर हुआ? तो ये जो था ये रेजिड्यू बनेगा। बाकी आप कोई भी कंपाउंड ले लो, NH4NO3 ले लीजिए,
अब इसके अंदर क्या बनेगा, अमोनियम कंपाउंड है, वाटर निकालो मैक्सिमम, कितने वाटर जा सकते हैं इसमें से, 2H2O। बचा क्या अपने पास, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बनेगा N2। गुड, ठीक है यार। NH4NO2 क्या बनेगा, कितने वाटर जाएंगे, 2H2 प्लस सही है। अभी इसकी प्रिपरेशन आएंगी जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे, वहां पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ N2O गैस, N2 निकाल दोगे। अब मुझे N2O3 बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, अभी पीछे बताया था। N2O3 किस कलर की गैस थी, NO2 प्लस ब्लू कलर की, NO2 प्लस NO। हाँ NO2 प्लस NO। क्लियर हुआ, समझ आ गया, बस ऐसे ही करना ही यार। सिर्फ वाटर निकालने वाले करेंगे जब अमोनियम कंपाउंड्स होंगे, जब भी अमोनियम कंपाउंड्स होंगे वाटर निकालना, जब हीट हो रहा होगा। बिल्कुल प्रिपरेशन ही करनी है हमने। सिर्फ तो फिर नो रेजिड्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई सॉलिड स्टेट में प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। ये क्या हुआ, लिक्विड और ये गैस, मतलब ये भी वाटर के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में निकल जाए क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो जो वहाँ पे Cr2O3 है ये सॉलिड स्टेट में आएगा क्योंकि क्रोमियम का कंपाउंड है ना। हमने याद करो एज अ कैटलिस्ट यूज किया था बहुत सारी रिएक्शन में, जब हम CrO3 यूज कर रहे थे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में, PCC PDC CrO3 यूज किया था, तो उसी टाइप का ये कंपाउंड है। फिर बट इसमें अमोनिया का वो तो है, अमोनिया का सॉल्ट नहीं है। हाँ अमोनिया का सॉल्ट है, वही तो मैंने बोला ना, कोई रेजिड्यू नहीं देगा, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बताया बेटा मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि किसी भी सॉल्ट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या क्या एक्सेप्शंस वो हमें देते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि एस ब्लॉक जो है इसके अंदर मेजर जो क्वेश्चन है वो एस ब्लॉक से आते हैं, तो एस ब्लॉक वाला पार्ट नहीं बताऊंगा। मैं जस्ट आपको एक क्विकली 1-2 मिनट लगा के आपको आइडिया देने वाला हूँ कि कौन से वाले कंपाउंड को हीट करने पे हमें क्या चीजें मिलती हैं। जैसे यूजुअली हमने कार्बोनेट्स लिए, मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। मेटल कार्बोनेट हमने लिया, कोई भी मेटल कार्बोनेट रहेगा, अगर आप उसे हीट करते हो तो वो क्या देगा हमें, मेटल ऑक्साइड देगा और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फिक्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे CaCO3 लिया, उसको हीट कर दिया तो ये CaO देगा और CO2 देगा। समझ आया, कुछ नहीं करना, मैंने जस्ट सिंपली लिया। और यहां पे एक एक्सेप्शन आता है कि ग्रुप 1 के जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, डू नॉट डिकम्पोज और दे आर हाईली स्टेबल। क्लियर हो गया। ग्रुप 1 के कौन से हो गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ आया। ओके, अभी एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि मतलब क्वेश्चन ऐसा कभी पूछ लेता है, वैसे तो अभी आने के चांसेस रेयर ऑफ द रेयर है। अगर वो कोई भी नो फर्नेस ले रहा है, फर्नेस समझ लो भट्टी, उसके अंदर की जो इनर लाइनिंग करते हैं, जो इनर कोटिंग होएगी, वो हम किससे करते हैं, ग्रुप 1 के कार्बोनेट से, क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। उसके बाद मेटल बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो वो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। समझ आ गया। और इन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फिर से ही मिक्स कर दिया तो वो क्या दे देगा हमें, मेटल बाइकार्बोनेट दे देता है। ठीक है, एक गलती मैंने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में मेटल कार्बोनेट आता है,
ठीक है, मेटल कार्बोनेट आएगा, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद मेटल नाइट्रेट लिया हमने, मेटल नाइट्रेट लिया, उसको अगर आप हीट करते हो तो वो हमें मेटल ऑक्साइड देता है और NO2 गैस देगा, ठीक है। और NO2 गैस अगर वो दे रहा है तो वो क्या करेगा, हमें कौन सा टेस्ट देगा NO2 के लिए, कौन सा टेस्ट किया था अभी हमने, ब्राउन रिंग टेस्ट। क्लियर हुआ? कोई भी मेटल नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो वो मेटल ऑक्साइड NO2 और O2 देगा, और ये सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या करने वाले हैं, हमें ब्राउन रिंग टेस्ट देगा। बट एक्सेप्शन यहां पे फिर है, ग्रुप 1 मेटल नाइट्रेट on heating decomposes to give, इसका रिएक्शन लिख देता हूं यहाँ पे, NaNO3 था, आपने उसे हीट किया तो ये हमें NaNO2 देगा और O2 देगा, मेटल नाइट्राइड देगा। और अगर ये मेटल नाइट्रेट, ये NaNO3 था, यहाँ पे NO2 गैस नहीं निकली तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट जो है नहीं देगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है जिसमें? ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ हापा की हम बात कर चुके हैं। मेटल सल्फेट्स को अगर आप हीट करते हैं, मेटल सल्फेट्स को अगर आप हीट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, मेटल सल्फेट को हमने हीट किया, ये क्या देगा हमें, मेटल ऑक्साइड SO2, ठीक है जी। SO2 जो है वहां पे हमारी गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? साथ में O2 आ जाएगा। मेटल सल्फेट को हमने हीट किया, मेटल ऑक्साइड SO2 एंड O2। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये लिया FeSO4, इस रिएक्शन को करके देता हूं यार, रुको यार, हम लोग आपके लिए से करते। मैंने यहाँ पे MgSO4 लिया, ये मुझे देता है MgO प्लस SO2 प्लस O2। यहाँ पे मैंने लिया FeSO4, रिएक्शन करिए, बताइए क्या बनेगा। सर एक बार ये वाला क्रॉस कर दो। चलिए इसका बताइए, FeSO4 का क्या बनेगा, FeO SO2 एंड O2। बट ये नहीं बना, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं पहले, आयरन का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2 या +3, +3। तो यहाँ पे पहली चीज तो Fe2O3 बनने वाला है, उसके हिसाब से SO2 प्लस O2 बनना चाहिए, बट ये भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारा Fe2O3 SO2 और O2, मतलब क्या हुआ कि SO2 प्लस O2 यहां पे मिलके SO3 बना देगा। वाई? बिकॉज Fe2O3 जो ये फॉर्म हुआ, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और ये क्या करेगा, SO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन करके SO3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, Fe2O3 SO2 और साथ में क्या बन जाएगा, SO3। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनाएगा, वो बोलता है 4 सल्फेट्स देता है आपको, और चार जो भी जितने भी सल्फेट्स हैं, और उसके अंदर वो बोलता है कि एक ऐसा मेटल सल्फेट बताइए जहां पे 2 गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, सभी में 2 गैसेस प्रोड्यूस हुई, या 2 कोई भी कंपाउंड हो रहा है, 2 गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, और दोनों की दोनों हमारी एसिडिक नेचर की, दोनों की दोनों हमारी एसिडिक नेचर की। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे ऑक्सीजन इज एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल गैस है। यहाँ पे CO2 एक ही गैस प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 2 गैसेस हुई बट एक ही एसिडिक थी। क्लियर हुआ? तो सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है जहां पे 2 एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस हुई। ठीक है जी। तो FeSO4 जो है वो हमारा एसिडिक, 2 एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि SO2 प्लस O2, Fe2O3 एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो SO3 प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन है? अमोनिया के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा किस किस तरीके के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस करे। चले जी आगे। ठीक है, वहां पे जो मैं शीट आपको भेजूंगा उसके अंदर आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उसे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंपाउंड ए था, उसको मैंने हीट किया, वो एक बी दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है और डी दे रहा है। डी एक ऐसी गैस है विच इज अब्सॉर्ब बाय पैराक्लोल, सी जो है वो FeSO4 के साथ ब्राउन रिंग टेस्ट दे रही है, और बी जो है बी को फर्दर हीट कर रहा हूं तो वो क्या दे रहा है मुझे, मेटल दे रहा है और साथ में डी दे रहा है। व्हाट इज ए बी सी डी? O3 O2 DO2 हो गया। टर्पेंटाइन ऑयल था जो हमारा ओजोन को एब्जॉर्ब कर रहा था, O2 था जो पैरागलोन के साथ। ठीक है, ओके। अब ब्राउन रिंग टेस्ट कौन कौन दे रहा था? NO2 एंड NO, तो NO तो किसी में भी प्रोड्यूस नहीं हुई, तो C क्या हो गया भैया हमारा? अब कोई भी कंपाउंड था जो NO2 और O2 दे रहा था, तो मतलब वो कौन सा होएगा? कोई मेटल नाइट्रेट होएगा, क्योंकि मेटल नाइट्रेट को हम हीट कर रहे थे तो वो NO2 और O2 दे रहा था। तो A को इतना पता लगा कि मेटल नाइट्रेट है। और एक और चीज समझ में आई कि भैया अगर हम किसी भी मेटल को हीट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो मेटल दे रहा है, तो वो मेटल कौन से वाले एलिमेंट्स में होगी? Hg, Ag, Pt, Au, हापा वालों में से होगी। समझ आया? क्लियर है? और जब हम इन्हें हीट कर रहे थे तो वापस वो डी दे रहा है, DO2 आ गया। अब यहां पे मेटल नाइट्रेट है, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं AgNO3, लेट्स से A जो था वो मेरा AgNO3 हो गया, तो B क्या होएगा? मेटल ऑक्साइड मैंने आपको लिखवाया था, तो वो क्या हो जाएगा? Ag2O। क्लियर है? और ये मेटल कौन सा हो जाएगा? Ag। अब ध्यान रखिएगा यहां पे तो मैंने Ag लिया था, Hg, Ag, Pt, Au, कोई भी ऑप्शन होएगा तो वहां पे आपने वो वाला पिक कर लेना। समझ आया? ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग करने वाले हैं दैट इज द एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? अब देखो हमने यहाँ पे भी डिस्कशन किया था, ऑक्साइड या तो एसिडिक थे या बेसिक थे। मेटल ऑक्साइड एसिड बेसिक नेचर के थे और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या थे? हमारे एसिडिक नेचर के थे। कुछ हमने न्यूट्रल की बात किया था, नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल। कौन कौन से थे? कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO एंड H2। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक में अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में बीच में कुछ एलिमेंट्स आते हैं विच शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर, वो एसिडिक भी दिखाते हैं और बेसिक भी दिखाते हैं। क्लियर है? जैसे एल्यूमिनियम हमने पढ़ा था, तो कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो हमारे एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सब, जन, की, आस, सुनो, प्रभु, अल्लाह। समझ आया? अब सब कौन है? एंटीमनी, Sb, जन, जिंक, आस, आर्सेनिक, सुनो, एंटीमनी, सॉरी टिन, प्रभु, लेड, अल्लाह, एल्यूमिनियम। सो ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं। अब एक बात आता है कि यार बेरिलियम, बेरिलियम की भी अगर हम बात करें तो बेरिलियम भी तो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है, तो हमने उसे यहाँ पे क्यों नहीं लिया?
देखो ये वाले एलिमेंट जो हैं एम्फोटेरिक मेटल जो होती हैं वो हमारी, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, अगर हम उनके साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल बोल देते हैं। क्लियर हुआ, समझ आ गया। तो बेरिलियम जो है वो एसिड के साथ तो दिखा देती है, बट बेस के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व यहां से नहीं होती है। तो इसी वजह से हमने इन्हें क्या बोल दिया, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं दीज आर एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स, याद रखिएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक लिया, उसका अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये क्या देगा भैया, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर मैं जिंक का NaOH के साथ, अब मैंने बेस के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे ये हमें क्या बना के देगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो एसिड के साथ रिएक्शन किया तो भी हाइड्रोजन गैस, बेस के साथ रिएक्शन किया तो भी हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व हो रही है। क्लियर है। अब कौन कौन से आयंस बना के देता है, आयंस हमें पता होंगे तो मेरे लिए बताना इजी है कि ये वाले आयंस जो है भैया हमारे बन रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर बात करूं तो इसमें हमारे पी ब्लॉक के और हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के जो है एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जिंक जो है वो हमें एक आयन बना के दे रहा है ZnO2-2, ठीक है, इसको इसने बोल दिया जिंकेट, नाम लिख लीजिएगा, काम आएंगे ये। याद करो हमने जिंक और कॉपर की रिएक्शंस किए थे बेसिस के साथ, अमोनिया के साथ, तो वहां पे ये चीजें रिलेवेंट हो जाएंगी। Pb जो है वो क्या बना के देगा, PbO2-2 प्लम्बेट, एल्यूमिनियम के साथ AlO2-3 और ये मेटा एल्यूमिनेट, उसके बाद टिन के साथ हमने रिएक्शन किया, SnO2-2, सॉरी टिन के साथ किया तो ये क्या बना के देगा, स्टेनेट, STAAANNATE, स्टेनेट। उसके बाद वो बनाएगा Sb के साथ, SbO3-2, तो ये बन जाएगा एंटीमिनेट। उसके बाद बनेगा आर्सेनिक के साथ, AsO3-3, आर्सेनेट। ठीक है, तो ये आयंस को आप याद रखिएगा जरा से। क्लियर है। अब एक चीज याद रखिएगा, एम्फोटेरिक मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एल्कली, हमेशा। Amphoteric metals and their compounds are soluble in excess of alkali। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, ZnCl2 लिया, उसका अगर मैंने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना के देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बना के देगा और NaCl बना के देगा। क्लियर है जी। इसके बाद अगर हम इसका फिर से फर्दर रिएक्शन कराते हैं, इसको हमने फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये क्या बना के देगा हमें, ये वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये Na2ZnO2 एंड दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसको नाम क्या होगा इसका, सोडियम, क्या बोला हमने इस आयन को, सोडियम जिंकेट। क्लियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा भैया, हमारा सॉल्युबल रहेगा। समझ आ गया, क्लियर है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की करेगा। क्रोमियम है, क्रोमियम, अगर क्रोमियम का लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, मैंने CrCl3 लिया, उसका मैंने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना के देगा, ClOH3 प्लस NaCl।
अगर मैं इसका NaOH के साथ रिएक्शन करता हूं तो भैया ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्रोमियम क्या है मेरा, एक एम्फोटेरिक मेटल नहीं है। अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम होता तो झट से हो जाना था। अब इसके अंदर अगर सपोज करो मैं NaOH के साथ एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर डाल देता हूं तो ये डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजर डालूंगा तो ये जो है रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया? अभी जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करो लेड डालते तो सोडियम प्लम्बेट बन जाएगा, इसके साथ करेंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, सोडियम या पोटेशियम स्टेनेट बन जाएगा। क्लियर होगी चीजें? फाइन। तो इस तरीके से जो है हम लोग इन कंपाउंड्स को कर लेंगे, राइट।